नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स में। आज चाइना अचानक इतना ताकतवर बनकर उभरा है कि अमेरिका को अपने अस्तित्व की चिंता हो रही है। हालांकि इंडिया के लिए भी ये उतना ही टेंशन भरा है, क्योंकि 1962 वार में हमने बहुत कुछ खोया है, जिसमें 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्साई चीन शामिल है, जो कि 1962 के बाद चाइना के कंट्रोल में चला गया। और आज भी डोकलाम, पैंगोंग, नाथुला जैसी जगहों में इंडियन और चाइनीज आर्मी में फेस ऑफ होती रहती है। अगर सही मायने में देखा जाए तो चाइना इंडिया के लिए ज़्यादा थ्रेट है कंपेयर टू पाकिस्तान। पर चाइना हमेशा से इतना पावरफुल नहीं था। चाइनीज रिवॉल्यूशन में जब नेशनलिज्म और कम्युनिज्म आपस में लड़ रहे थे तो नेशनलिज्म को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था और कम्युनिज्म को यूएसएसआर, जो कि आज का रसिया है। 1937 में जापान ने इसका फायदा उठाकर चाइना पर अटैक किया और चाइना के आधे भाग पर कंट्रोल कर लिया। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हार के साथ इस जगह को भी छोड़ना पड़ा। कम्युनिज्म और नेशनलिज्म की लड़ाई में कम्युनिज्म जीत गई और नेशनलिज्म हार कर ताइवान में चली गई, जो कि आज भी चाइना और ताइवान के बीच में एक मुद्दा बना हुआ है। कम्युनिज्म की जीत के साथ 1949 में माओ जेडोंग पावर में आए और 1950 में तिब्बत पर हमला किया और चाइना में एनेक्स कर लिया। एक तरह से कहा जाए तो तिब्बत के जीत के साथ ही चाइना हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा। अगर इंडिया और चाइना की कंपेयर की जाए तो 1987 में इंडिया और चाइना की इकोनॉमी सेम थी। हालांकि 30 सालों तक चाइना 8 to 12% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ा है और आज हम उसका रिजल्ट देख पा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हाथी से कंपेयर किया जाता है, जो बड़ी है पर धीरे धीरे चलती है। आज चाइनीज इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है और यही कारण है कि एशिया और अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्री को बड़ी अमाउंट की लोन देकर चाइना लोन डेट ट्रैप में फंसा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम श्रीलंका में देख सकते हैं, जहां चाइना ने श्रीलंका को $8 बिलियन का लोन दिया और जब श्रीलंका ने उस अमाउंट को चुका नहीं पाया तो बदले में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया गया, जो कि श्रीलंका से ज्यादा इंडिया के लिए ज्यादा थ्रेट है, क्योंकि 2014 में चाइनीज सबमरीन हम्बनटोटा में डॉक किया था और इंडिया के पास इसका प्रूफ भी था, जिसका इंडिया ने अपोज किया। इसके बावजूद 2017 में भी चाइनीज सबमरीन को हम्बनटोटा में देखा गया। हम्बनटोटा से इंडिया सिर्फ 450 किलोमीटर की दूरी पर है और चेन्नई 700 किलोमीटर है। आज हम सिर्फ लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल में ही फेस ऑफ देख रहे हैं, पर ऐसा दिन भी दूर नहीं है जब हम सुनेंगे कि इंडियन ओशियन में इंडियन और चाइनीज नेवी में फेस ऑफ हुआ है। साउथ चाइना सी में पेट्रोलियम, ऑयल, गैस और फिशिंग की इतनी मात्रा है कि आने वाले 50 सालों तक चाइना इंडिपेंडेंट रह सकता है और यही कारण है कि साउथ चाइना सी में चाइना सी एग्रीमेंट नहीं मानता है। इंडियन ओशन में इंडियन नेवी हमेशा स्ट्रांग पोजीशन में रही है, क्योंकि हमारे देश का आधे से ज़्यादा हिस्सा जल से घिरा है। पर अब इंडियन ओशन में भी चाइना धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी इंडिया के लिए सरदर्द तब बन गई जब हमने इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी की प्रेजेंस को 2004 से बढ़ते देखा। इंडियन ओशन में चाइना स्टिंग ऑफ पल्स के अंतर्गत इंडिया के चारों तरफ मोतियों की माला बना रहा है, जिससे इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा सके, जो इंडिया के लिए सिक्योरिटी और इकोनॉमिक थ्रेट दोनों है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सा देश है जहां चाइना अपने मिलिट्री बेस बनाकर इंडिया को घेर रहा है। पहला नाम है डिजिबूती। 2016 में चाइना और डिजिबूती ने एक एग्रीमेंट किया, जिसके अंतर्गत डिजिबूती ने चाइना को चाइनीज नवल बेस बनाने की अनुमति दी और 2017 से ही डिजिबूती में चाइना के 10,000 सोल्जर हैं और शायद इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। चाइना कहता है कि ये एग्रीमेंट पायरेसी को रोकने के लिए किया गया है, जिससे चाइनीज शिप्स की सेफ्टी की जाएगी, पर इंडिया इसे अपने लिए थ्रेट मानता है। अगला नाम है ईरान। मार्च 2021 में चाइना और ईरान ने $400 बिलियन का 25 ईयर्स के लिए एग्रीमेंट किया, जो चाइना को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेगा और ऑयल इंपोर्ट में इंडियन ओशन पर डिपेंडेंसी को भी कम करेगा। ईरान में इंडिया अपना चाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहा है, जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और ईरान इस प्रोजेक्ट को भी चाइना को देना चाहता है। जब यूएसए ने ईरान पर सैंक्शंस लगाया तब इंडिया ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट को रोक दिया, पर चाइना ने ऐसा नहीं किया, जिससे ईरान का ट्रस्ट इंडिया के कंपेयर में चाइना पर ज्यादा बढ़ा। वहीं यूएस के ऑपोजिट में ईरान भी एक अलाई चाहता था जिसका यूएन में वीटो पावर हो, जिसका विकल्प ईरान के लिए चाइना ही है। अगर चाबहार पोर्ट इंडिया के हाथ से निकलता है तो इंडिया को 2 लॉस होगा। पहला, सेंट्रल एशिया तक पहुंच के लिए दूसरा विकल्प मिलना बहुत मुश्किल है और ग्वादर पोर्ट पर चाइनीज एक्टिविटी को करीब से मॉनिटर नहीं कर पाएगा इंडिया। अगला नाम है पाकिस्तान।
2015 में चाइना और पाकिस्तान ने $47 बिलियन का एग्रीमेंट किया, जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे CPEC के नाम से जाना जाता है। इसके तहत चाइना एंशियंट सिल्क रोड पर आधारित अपने व्यापारिक मार्ग को अरबियन सी तक पहुंचाना चाहता है। ये CPEC प्रोजेक्ट गिलगिट बाल्टिस्तान होता हुआ जाएगा, जिसका इंडिया ने विरोध किया। इसके बावजूद भी CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें हम बीच बीच में आतंकवादी हमले की कहानी भी सुनते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक तबका है जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को शक की नजर से देखते हैं। अगला नाम है मालदीव्स। ये छोटा सा देश टूरिज्म पर निर्भर करता है। जब अब्दुल्ला यमन यहाँ के प्रेसिडेंट थे, तब चाइना ने बहुत बड़ी मात्रा में एयरपोर्ट हाईवे डेवलप किया, जिससे टूरिज्म को तो बूस्ट मिला, पर साथ ही साथ मालदीव पर चाइना का $3 बिलियन का कर्ज भी हो गया, जबकि मालदीव की GDP $5 बिलियन के आसपास है। अगर मालदीव इस डेब्ट को नहीं चुका पाता है तो उसके साथ भी शायद वैसा ही होगा जो श्रीलंका के साथ हुआ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मालदीव्स ऐसी जगह पर है जहां से लाखों शिप्स गुजरती है। अब देखना ये होगा कि क्या मालदीव से ये कर्ज को चुका पाता है। अगला नाम है हम्बनटोटा। चाइना के लिए ये सैन्य और व्यापारिक दोनों तरफ से बढ़त है। हम्बनटोटा में चाइना एक पोर्ट तैयार करना चाहता है, जहां चाइनीज पासपोर्ट चलेगा और चाइनीज करेंसी युआन का यूज होगा। एक तरह से कहा जाए तो हम्बनटोटा चाइनीज कॉलोनी बनकर रह जाएगा। हम्बनटोटा के पास इंडिया और जापान भी पोर्ट बनाना चाहते थे और श्रीलंका इसके लिए राजी भी हो गया था, पर बाद में पीछे हट गया। चाइना ने श्रीलंका को जो सपने दिखाए वो सपने तो पूरे नहीं हुए, पर श्रीलंका ने बहुत कुछ खो दिया, जिसकी कीमत श्रीलंका के नेक्स्ट जनरेशन को चुकाना होगा। हम्बनटोटा श्रीलंका से ज्यादा इंडिया के लिए थ्रेट है। वो दिन दूर नहीं जब चाइना हम्बनटोटा में एटॉमिक एनर्जी भी ले आए, क्योंकि चाइना पहले ही 2 बार सबमरीन ला चुका है। हम्बनटोटा से आसानी से इंडिया के श्री हरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पर नजर रखा जा सकता है, जो इंडिया के लिए एक अलर्ट है। अगला नाम है बांग्लादेश। 2016 में चाइना बांग्लादेश ने $26 बिलियन का एग्रीमेंट किया, जिसके अंतर्गत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर काम करना था। साथ ही बांग्लादेश ने चाइना को चिटगोंग और मोंगला का एक्सेस भी दिया, जो इंडिया के चिकन नेक लोकेशन के लिए ठीक नहीं है, जो पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट से जोड़ती है। अगला नाम है म्यांमार। म्यांमार ने 1992 में कोको आइलैंड चाइना को लीज पर दे दिया, पर दोनों देश इस बात को मानते नहीं हैं और तब से चाइनीज नेवी यहाँ प्रेजेंट है। कोको आइलैंड से आसानी से इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड पर इंडियन नवल बेसिस और एयरफोर्स बेसिस की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर भी नजर रखी जा सकती है, जहां से चाइना के 25% ऑयल शिप्स गुजरती है। इतना ही नहीं, कोको आइलैंड से डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड और श्री हरिकोटा पर भी नजर रखी जा सकती है, जहां से इंडिया अपना सैटेलाइट और मिसाइल लॉन्च करता है। एक तरह से कहा जाए तो कोको आइलैंड चाइना को पूरे बे ऑफ बंगाल में सर्विलेंस में मदद करता है। इसके अलावा भी एक थ्रेट है जो ब्रह्मपुत्र नदी में बन रही चाइना के बड़े बड़े डैम है, जो अरुणाचल प्रदेश के काफी करीब है। ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से होते हुए इंडिया में आती है और इंडिया से होकर बांग्लादेश को जाती है। अरुणाचल के पास चाइना जैंगमू डैम को बना चुका है, जिसकी कैपेसिटी 510 मेगावाट है। अभी 3 डैम पर काम चल रहा है, जो कि दैगू, जीजू, जियाचा शामिल है। इसके अलावा भी एक बड़ा डैम बन रहा है, जो इन सभी डैम से बड़ा होगा, जिसे चाइना कहता है कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये सभी डैम LAC से ज्यादा दूरी पर नहीं है। साल 2008 में भारत और चीन ने एक समझौता किया था कि सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बहाव को आपसी सहमति से ही उपयोग किया जाएगा। इन दोनों नदियों के पानी के बंटवारे, बहाव और बाढ़ से संबंधित प्रबंधन को मिलकर सहमति से तय करेंगे। लेकिन साल 2017 में डोकलाम विवाद के बाद चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा को भारत से शेयर नहीं किया। ब्रह्मपुत्र नदी के हाइड्रोलॉजिकल डेटा को शेयर न करने की वजह से उस साल असम में भयानक बाढ़ आई थी। इस बड़े बड़े डैम को चाइना एक विपन की तरह यूज कर सकता है। अगर ये डैम का पानी छोड़ दिया जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट बाढ़ के पानी में बह जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखा जाए तो पूरा इंडो पैसिफिक एक युद्ध के मैदान में बदल रहा है और चाइना के बाद जो बड़े बड़े देश एशिया में हैं, वो चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं। इंडियन ओशियन में चाइनीज नेवी के प्रभाव बढ़ने से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेंशन भी बढ़ी। वहीं साउथ चाइना सी में चाइना के एग्रेशन से जापान भी परेशान था। यूएसए भी चाइना के डोमिनेंस के बढ़ने से अपने अस्तित्व पर एक खतरा मानता था।
इसी के साथ क्वाड की सोच सबसे पहले जापान के पीएम शिंजो आबे ने 2007 में रखा। क्वाड इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में डेमोक्रेटिक कंट्रीज के हितों की रक्षा करना है और साथ ही साथ वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करना है। जैसे जैसे चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है, वैसे वैसे क्वाड भी बड़ा होता जा रहा है। यूएस और इंडिया ने 2016 में लेमुआ साइन किया, जिसके अंतर्गत दोनों देश रिफ्यूलिंग और सप्लाई के लिए एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं। उसी तरह 2018 में कॉमकासा साइन किया गया, जिसके अंतर्गत आपस के कम्युनिकेशन को तीसरा देश ना सुन पाए इसके लिए टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है और शेयर करना है। इसके बाद 2020 में बेका साइन किया गया, जिसके अंतर्गत किसी देश पर हमला करने के पहले उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को अच्छी तरह जानना है और इसे एक दूसरे को शेयर करना है। क्वाड के आलोचक इसे एशिया का नेटो कहते हैं। इंडिया और जापान ने 2020 में एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट साइन किया, जिसे ACSA के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जरूरत पड़ने पर दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं। जापान के पहले इंडिया ने साउथ कोरिया के साथ 2019 में मिलिट्री एग्रीमेंट कर चुका है, जिसके अंतर्गत जरूरत पड़ने पर इंडिया साउथ कोरिया के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकता है। 1992 में इंडिया और अमेरिका ने मालाबार नवल एक्सरसाइज शुरू किया। 1992 में पहला मालाबार एक्सरसाइज इंडिया के वेस्ट कोस्ट में किया गया। उसके बाद इसकी लोकेशन बदलती रही, कभी फिलीपींस सी में किया गया, कभी बे ऑफ बंगाल, कभी अरेबियन सी, कभी जापान, और 2020 में इसे 2 फेज में किया गया। पहला फेज बे ऑफ बंगाल में किया गया और दूसरा फेज अरेबियन सी में किया गया। 1992 में जब मालाबार नवल एक्सरसाइज शुरू किया गया था, तब इंडिया और यूएस सिर्फ 2 कंट्री थे। फिर 2007 में इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने भी ज्वाइन किया, पर चाइना के धमकियों से डरकर ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने इस नवल एक्सरसाइज को छोड़ दिया। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने फिर इसे ज्वाइन किया और अभी ये 4 देशों का ग्रुप है: इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया को पूरे बे ऑफ बंगाल और स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अपने डोमिनेंस को बढ़ाने में मदद करती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में इंडिया ने अपना नवल बेसिस में INS बाज, INS कोहास, नेवी और एयरफोर्स का एक ज्वाइंट बेस भी है, जिसे INS उत्क्रोश के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए INS कारदीप, INS जरावा जैसे बेसेस हैं। अगर इंडिया चाइना रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ता है तो इससे हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे चाइना का 25% ऑयल शिप्स मिडिल ईस्ट कंट्री से चाइना तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया का सबसे पहला मिलिट्री बेस ताजिकिस्तान में 2002 में शुरू हुआ, जो कि इंडिया की पहुंच सेंट्रल एशिया में बढ़ाती है। फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड में 2020 से इंडियन नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा डिप्लॉय रहता है, जो रीयूनियन आइलैंड के आसपास और पूरे इंडियन ओशियन में सर्विलेंस करता है। साथ ही साथ इंडिया ने मेडागास्कर और मॉरिशस में भी नवल सर्विलेंस डेवलप किया है और मॉरिशस हमेशा से ही इंडियन अलाई रहा है। ईरान का चाबहार पोर्ट अगर इंडिया अपने कंट्रोल में रख पाता है तो यह इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि चाइना किसी भी हाल में नहीं चाहेगा कि ग्वादर पोर्ट के पास में बसा चाबहार इंडिया के कंट्रोल में रहे। चाबहार पोर्ट इंडिया को पूरे सेंट्रल एशिया में एक्सेस देता है। साथ ही साथ हम ग्वादर पोर्ट पर नजर भी रख सकते हैं और अरेबियन सी में चाइनीज एक्टिविटी पर भी नजर रख सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट चाबहार पोर्ट को अपने कंट्रोल में रख पाती है या इसे भी ईरान चाइना को डेवलप करने के लिए दे देगा। इंडिया ने 2020 में ऑस्ट्रेलिया के साथ कोकोस आइलैंड पर एक एग्रीमेंट किया, जिसके अनुसार जरूरत पड़ने पर इंडिया कोकोस आइलैंड को एक मिलिट्री बेस के रूप में यूज कर सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को इंडिया ब्लॉक करता है और चाइनीज शिप्स कोकोस आइलैंड की तरफ से गुजरती है, तो कोकोस आइलैंड की तरफ से भी इंडिया और ऑस्ट्रेलियन नेवी मिलकर चाइनीज शिप्स को रोक सकती है। इंडिया का चिकन नेक हमेशा से इंडिया के लिए कंसर्न रहा है। डोकलाम इंसिडेंट भी चिकन नेक के काफी करीब था। अगर किसी कारणवश चिकन नेक से इंडिया का कंट्रोल टूट जाता है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट से इंडिया का कंट्रोल टूट जाएगा। इसी को नजर में रखते हुए 2010 में इंडिया ने म्यांमार के साथ मिलकर कालादान प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे कोलकाता से होता हुआ म्यांमार और मिजोरम होता हुआ असम तक इंडिया अपनी पहुंच बनाएगा। पर यह प्रोजेक्ट 2010 से 2014 के बीच ही पूरा हो जाना था और अब तक ये डिले है और अभी तो म्यांमार में मिलिट्री रूल है। जब तक म्यांमार पूरा नॉर्मल नहीं होता है तब तक यह प्रोजेक्ट का भी आगे बढ़ना मुश्किल है। और म्यांमार के जिस लोकेशन से ये रास्ता गुजरेगी वहां पर म्यांमार की अराकान आर्मी रहती है, जो कि अलगाववाद है और जिसे चाइना वेपन के सहारे सपोर्ट करता है। यही कारण है कि ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो रहा है। पर इंडिया को इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करना होगा, ये इंडिया भी जानता है।
क्योंकि ये चिकन नेक का एक दूसरा ऑप्शन है। अब हम इस सवाल पर बात करते हैं कि क्या चाइना विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तो इसका सीधा जवाब है हाँ, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है इकोनॉमी पर, और चाइनीज इकोनॉमी 2050 के पहले ही अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। जिस तरह से 20th सेंचुरी यूरोप के लिए था, वैसे ही 21st सेंचुरी एशिया के लिए है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। अभी 2021 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि वर्ल्ड में 6th रैंक पे आती है। 2050 तक हमारी दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी और अमेरिका तीसरे नंबर पर होगा। पर यह डिपेंड करता है कि इंडियन गवर्नमेंट आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटती है। 2050 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है, अगर इंडिया अपने सभी छोटे बड़े प्रोजेक्ट को टाइम से करे तो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसे टाइम के अंदर ही पूरा हो जाना चाहिए था, पर ज़्यादातर इंडिया के प्रोजेक्ट टाइम से पूरी नहीं हुई है। चाबहार पोर्ट को हम देख सकते हैं, बहुत स्लो चल रहा है और चाइना टाइम के पहले ही कर देता है। इसलिए कोई भी कंट्री इंडिया से पहले चाइना को प्रेफर करती है। और अगर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2050 तक नहीं बन पाया तो चाइना इसका पूरा फायदा लेगा। अगर इंडियन इकोनॉमी डाउन होती है तो इंडियन डिफेंस भी डाउन होगा और चाइना इसका फायदा अरुणाचल प्रदेश में ले सकता है, जो कि 90,000 किलोमीटर पर चाइना अपना दावा करता है। साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन एक तरह से कहे तो पूरी इंडो पैसिफिक रीजन एक युद्ध के मैदान में बदल रहा है, जो कि सेकेंड कोल्ड वार को जन्म दे सकता है या फिर थर्ड वर्ल्ड वार यहाँ से ही शुरू हो सकती है। क्योंकि ये इंडो पैसिफिक ही तय करेगा कि आने वाले समय में कौन विश्व शक्ति बनेगा, अमेरिका या चाइना। अमेरिका अब अफगानिस्तान को छोड़कर अपना पूरा ध्यान इंडो पैसिफिक में लगाना चाहता है। पर अब देखना ये होगा कि क्या इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक में सक्सेस हो पाता है या नहीं। आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कुछ मुझसे छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि दूसरे लोग भी कमेंट पढ़कर जान पाए। और इंडो पैसिफिक के बारे में जितना आप जान चुके हो उसे अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने दोस्तों में भी इस ज्ञान को शेयर करें। इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही कंटेंट हर सप्ताह लाता रहता हूँ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल इवेंट्स को और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे आप फ्यूचर नोटिफिकेशन पाते रहेंगे।